बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 12 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, जिसको दावा तामील मुख्तस कहा जाता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाने के लिए जो हम दावाजात दायर करते हैं तामील मुख्तस के हवाले से, किसी भी मुआहदा की जो तामील मुख्तस है मुकम्मल तौर पर अदालती सवाबदीद की मरहून मिन्नत है और अदालत इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कार्रवाई करती है। बुनियादी तौर पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की, वो ये है कि कभी भी कानून और इंसाफ के दौरान कभी क्लैश आ जाए तो अदालत कानून को पस से पुश्त डालेगी और इंसाफ का साथ देगी। अगर एक फरीक के हक में कानून है, दूसरे फरीक के हक में इंसाफ है, तो अदालत इंसाफ का साथ देगी। क्योंकि याद रखिएगा कि कानून इंसाफ से बालातर नहीं है। अदालतों का काम इंसाफ की बालादस्ती है। कानून इंसाफ के हसूल के लिए ही बनाए जाते हैं और एक जज का काम अदलो इंसाफ को कायम करना है। और टोटल जुडिशियल सिस्टम जो है, जो किसी भी कानून के तहत चल रहा है, उसका मकसद सिर्फ इंसाफ का बोलबाला है। तामीले मुआहदा मुख्तस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जिसको खास हालात के तहत परफॉर्म करवाया जाता है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी ट्रस्ट के मुतल्लिक हो जहां मुआवजा माकूल दादरसी ना हो या मुआवजे के तयन करने के लिए कोई पैमाना ही नहीं है कि कितनी पेमेंट दी जाए, कितना मुआवजा दिया जाए, कोई तयन नहीं हो सकता और मुआवजा दिया जाना माकूल दादरसी भी नहीं है, ऐसे हालात में मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सामने आता है और बसूरत मुतबादल दिलापाने दादरसी अगर डिमांड की गई है या प्रे की गई है तो मुआवजा की दादरसी इस सूरत में अदालत देगी अगर तामील मुख्तस जो है वो अदालत ना दे सकती हो। बात यह है कि कानून ये चाहता है कि फरीकैन जिस तरह एक दूसरे के साथ मुआहदा करें उसी तरह उसकी तकमील करें। जिस स्पिरिट के साथ फरीकैन ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसी स्पिरिट के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करें। अगर मुआहदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई जुर्माना
मुकर्रर किया गया है, तो भी मुआहदे की तकमील जो है मनोअन की करवाया जाना इंसाफ का तकाजा है। और अगर मदई अपने दावे के अंदर खुद इस चीज पर रजामंद हो जाए कि उसे मुतबादल तौर पर मुआहदे की तकमील ना होने की वजह से पैदाशुदा नुकसान जो है वो रकम की सूरत में दिलाया जाए, तो असल मुआहदे की तकमील ना करने में कोई अमर माने नहीं है। अदालत के पास सवाबदीदी इख्तियार है कि वो मुआवजा दिलवा सकती है। अब बात यह है कि प्लेंटिफ जब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करता है अंडर सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री देने से पहले चंद चीजों का देखना लाजिम है। सबसे पहली चीज यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिटवीन द पार्टीज है, और देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1, पहली चीज मुआहदा। नंबर 2, देयर शुड बी नथिंग अगेंस्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ सच ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी मुआहदा जो है वो कानूनी होना चाहिए और उस कानूनी मुआहदे की तकमील में कोई अमर माने नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो मद्देनजर रखी जाएगी वो ये है, द एक्ट टू बी डन इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए ट्रस्ट, और इफ देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर ascertaining the actual damage, or if the pecuniary compensation would not afford adequate relief, यानी ऐसा मुआहदा, ऐसा फेल जिसकी तकमील कराई जानी मकसूद हो, अमानतन नवीयत का होना चाहिए, यानी अमानतदार को अमानत के वो हकूक पूरे करने चाहिए जिसके लिए उसको अमीन यानी ट्रस्टी मुकर्रर किया गया है, या अगर मुआहदे की अदम तकमील के बारे में होने वाले असल नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर नहीं किया गया, या रकम में माकूल मुआवजा दादरसी मुहैया नहीं कर रहा, या ये मतवक्को हो कि इकरार करदा फेल के ना करने की सूरत में रकम में मुआवजा वसूल नहीं किया जा सकता। चौथी बात, चूंकि मुआहदाजात की तकमील कराना खालस्तन अदालत की सवाबदीद है, इसलिए अदालत की सवाबदीद के मुताबिक मुआहदा तकमील मुख्तस के काबिल होना चाहिए। द कोर्ट डीम्स इट फिट टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। बात सारी अदालत की सवाबदीद पे घूमती है कि अदालत क्या चाहती है। किसी भी मुआहदा की तकमील मुख्तस जो है, तामील मुख्तस जो है, उसका हुक्म देने से पहले अदालत का फ़र्ज़ है कि वो ये देखे कि अगर मदई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुतालबा कर रहा है तो क्या खुद भी वो इस ज़मन में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार है या नहीं है। ये बात सबसे अहम है। अदालत उस वक़्त तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री जारी नहीं कर सकेगी
जब तक मदई भी अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार ना होगा। यानी एक मुआहदा जिसकी तामील मुख्तस करवानी है वो बाहमी फ्रीकैन के दरमियान बाहमी मुआहदा होना चाहिए। ये बात सबसे अहम बात है कि जो बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तलब कर रहा है वो बंदा खुद भी उस मुआहदे की तामील चाहता हो, वो खुद भी जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उसको फुलफिल करना चाहता हो, क्योंकि यही कानून का मंशा है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बात जहन में रखिएगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है अगर मुआहदा करने वाले शख्स को ऐसा मुआहदा करने का हक हासिल था या वो इसका अहल था, मुआहदा कर सकता था। यानी अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की फरोख्त के मतलब किसी ऐसे शख्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है जो ऐसा मुआहदा करने का हकदार ही नहीं था या उसका अहल ही नहीं था, तो ऐसे मुआहदा की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करवाई जा सकती है। एक माइनर बंदा या एक बैंकरप्ट बंदा या इनसेन बंदा है या ल्यूनेटिक है जो इस काबिल ही नहीं है कि वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता, जब वो मुआहदा नहीं कर सकता तो फिर उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी का अहल होना सबसे ज्यादा अहम है। सेक्शन 12 के तहत जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस आप करवाने आए हैं सूट की सूरत में, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर जारी करना, डिक्री जारी करनी या ना करनी मुकम्मल तौर पर अदालत की सवाबदीद है और अदालत हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए डिग्री जारी भी कर सकती है और डिग्री जारी नहीं भी कर सकती। ये मुकम्मल तौर पर अदालत की अपनी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। और जब भी मदई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दायर करेगा तो उसमें ये बात मैंडेटरी है कि वो इस बात को वाज़ेह करेगा कि वो हमेशा तामील मुआहदा का पाबंद है और जो डिफेंडेंट है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो रहा है। यानी मैं तो भाई सच्चा हूं, मैं मुआहदे को परफॉर्म करने के लिए मसलन एक एग्रीमेंट टू सेल है जिसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल किया जाना है, 10 लाख का सौदा है, 5 लाख अदा कर दिए बतौर बयाना और 5 लाख बाकी हैं, तो 5 लाख रुपया जो बाकी है उसका इकरार करना पड़ेगा कि मैं उसकी तामील करने को, उसको परफॉर्म करने को तैयार हूं। मैं 5 लाख मेरे पास हैं, वो मैं अदालत को भी दे सकता हूं। अब मुकर कौन रहा है? डिफेंडेंट, कि वो प्लॉट मेरे नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। और मुआहदा बै के बाद अगर बाया ने जायदाद फरोख्त कर दी है तो जब पता चलेगा तो मुश्तरी सानी को भी फरीक बनाना चाहिए। जिस बंदे ने ये जानबूझ के कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी फरोख्त हो चुकी है लेकिन फिर भी उसने रट्टे वाला सौदा खरीद लिया है जनाब, तो जिसने दोबारा खरीदा है सौदे के ऊपर बै खरीद ली है, तो उसको भी लाजमी तौर पर, जब आपको इल्म हो जाता है प्लेंटिफ को, तो उसको लाजमी तौर पर पार्टी बनाना चाहिए। और
प्लीडिंग के अंदर अर्जी दावा जो है उसमें ये तहरीर करना चाहिए कि जो मुश्तरी सानी है, खरीदार जो है दूसरा, उसको हमरा इकरारनामा मुआहदा बैह का इल्म था, पता था कि पहले ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुकी है, लेकिन उसने बाया से साजबाज कर ली, कोई बात नहीं, आपने पहले भी पैसे वट लिए हैं, पैसे आपके पास आ गए, अब आप सस्ते दामों मुझे बेच दें। और फिर ये क्या हुआ है, साजबाज करके मुश्तरी सानी जो है दूसरा खरीद एक बै के ऊपर दूसरी बै करने वाला जो मुश्तरी है उसने साजबाज करके बाया के साथ वो प्रॉपर्टी खरीद ली है। और उस मुश्तरी सानी की जो हैसियत है वो जस्ट एक ट्रस्टी की है, एक अमीन की, और वो मुआहदा बै हमरा मदई की तामील करने का पाबंद है। अगर मुआहदा तहरीरी तो उसकी तारीख और बयान जो है वो मुख्तसर लिखना चाहिए। यानी जब पता चल गया है कि मुश्तरी सानी ने किस दिन ये प्रॉपर्टी पहले मदई की फरोख्तगी के बाद, यानी जब जिस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था उसके बाद मुश्तरी सानी ने बाद अज़ां बाया के साथ साजबाज करके वो प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो जब पता चले कि ये किस तारीख को किस डेट को हुआ है तो वो तमाम वाक़यात लिखने चाहिए। इसमें एक बड़ी अहम बात है जनाब, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 चैप्टर 2 सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 30 तक हम पढ़ते हैं तो ये बात वाजे हो जाती है कि अगर जबानी बै है, कोई चीज तहरीर नहीं की गई, जबानी बै कर दिया, मुंह जबानी बात कर दिया कि जी ठीक है आप 10 लाख दे दीजिएगा तो मैं ये प्लॉट आपको दे दूंगा, और जबानी ही 2 लाख ले लिया है और बाकी के 8 लाख आप फलां तारीख को दे दीजिएगा, कोई तहरीर नहीं की गई। तो जनाब जबानी मुआहदे की बिना के ऊपर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाई जा सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस है, ठीक है जी, और कंसिडरेशन है। जब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे किए जा रहे हैं एग्रीमेंट के, और वो एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो अगर ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई चीज़ तहरीर में नहीं लाई गई, देन भी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है। उसके बाद वारसाने बाज़गश्त जो है, बंदा मर जाता है, उसके बाद जो उसके वारसान हैं वो भी इकरारनामे की शराइत की तकमील के पाबंद होंगे, दोनों पार्टीज के, खरीदार भी और बाया भी, दोनों के अगर फौत हो गए हैं देन उनके वारसान जो हैं वो इकरारनामे की शराइत की तकमील के पाबंद होंगे, क्योंकि उसने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है, वो उसके मुआहदात जो हैं वो पूरे किए जाने चाहिए। और उसके बाद अगर जब भी इकरारनामा मुआहदा बै होगा तो मार्जिनल विटनेसेस लाजमी फैक्टर है। गवाहाने हाशिया जिनके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 2 गवाह, वो लाजमी होने चाहिए। और यहां बात आ जाती है तहरीर करते हुए वसीका नवीस सब्सक्राइबर की। तो अगर सब्सक्राइबर के सामने, वसीका नवीस के सामने लेन देन किया गया है, वसीका नवीस के सामने लेन देन करके मुआहदा पक्का करके उसके सामने उसको लिखवाया गया और उसने तहरीर किया है, देन वो एक मार्जिनल विटनेस के तौर पे सामने आ सकता है। अगर उसके सामने लेन देन नहीं हुआ, जस्ट आके उसको कहा है कि इकरारनामा तैयार कर दो भाई, ये हुआ है,
देन वो एक वसीका नवीस है, वो एक मार्जिनल विटनेस का स्टेटस हासिल नहीं करेगा। अगर वो करता भी है तो सिर्फ उस तहरीर की हद तक, उस मुआहदे की हद तक नहीं, उस मुआहदे की हद तक वो मार्जिनल विटनेस नहीं होगा। और ये बात इंटरप्रेट की गई थी 2006 YLR, पेज है 1620 में, और 2007 SCJ, पेज है 848। इसमें 2007 वाला जो केस है ना जी, इसमें इस केस लॉ में सिर्फ जो कातब है, सब्सक्राइबर जो है, उसको बतौर गवाह हाशिया पेश किया गया। कहा गया कि जनाब और कोई बंदा ही नहीं था, सिर्फ खरीदार था और बाया था, और तीसरा बंदा सिर्फ था सब्सक्राइबर, जिसके पास हम दोनों चले गए और कोई गवाह नहीं था। उसने कहा, उससे हमने कहा कि इतने पैसों का हमारा सौदा हो गया जनाब, आप तहरीर कर दें। तो अब वो बंदा एज ए मार्जिनल विटनेस जब अदालत में पेश हुआ, कोई और गवाह नहीं है, देन क्या हुआ था? दावा खारिज, मार्जिनल विटनेस ही मौजूद नहीं है कोई। अगर मार्जिनल विटनेस मौजूद नहीं है तो फिर मुआहदे सामने कैसे आएगा, कैसे वो लेन देन कैसे साबित होगा उनका, और वो जो तहरीर है वो कैसे साबित होगी? इकरारनामा मुआहदा बै जो है, ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है सिविल लॉ का, कि इकरारनामा मुआहदा बै जो है वो किसी किस्म का कोई टाइटल प्रोड्यूस नहीं करता, कोई हक मलकियत पैदा नहीं कर देता, क्योंकि वो तो एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। आने वाले वक्त में 5 लाख रुपया मैं दे रहा हूं और 5 लाख दे के 10 लाख पूरा करके देन मैं रजिस्ट्री करवा लूंगा और मैं प्लॉट का मुकम्मल जो है वो सौदा पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। सिर्फ इकरारनामा तहरीर करने की बिना पे, और इकरारनामा ले ले अगर कोई मुश्तरी, तो ये नहीं सब कह सकता कि जनाब अब मैं पक्का मालिक हो गया हूं। नहीं भाई, पक्का मालिक नहीं बन सकता वो, क्योंकि उसको कोई राइट क्रिएट उसके नहीं हुए, हकूक मलकियत उसके 0/0 हैं। वो तो होंगे जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देगा, मुकम्मल हो जाएंगे देन। और जो इकरारनामा मुआहदा बै के लिए 1200 रुपए के स्टाम्प पेपर हम लेते हैं, वो हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं। मसलन अगर एक बंदा लाहौर में है, दूसरा बंदा कराची में है, प्रॉपर्टी मुल्तान में है, देन जहां से मर्जी आप जहां से दिल करे किसी दूसरे जिले से भी आप स्टैम्प पेपर खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर रकम अदा हो चुकी है और बाया ने कब्जा दे दिया है इकरारनामा लिखने के बाद, तो देन उसको परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उसने मुकम्मल रकम ले ली है। मुकम्मल रकम लेने के बाद उसने कब्जा भी दे दिया है, अब वो रजिस्ट्री कराने का भी पाबंद है। यानी जिस तरह से मुआहदा किया गया सेम एज इट इज उसको आपने परफॉर्म करवाना है। लेकिन अगर मुश्तरी बदनीयत है, पैसे नहीं उसके पास बन रहे, बाकी के सौदा किया था 10 लाख का, 5 लाख दे दिया, 5 लाख उसके पास नहीं है, और वो रकम की जो बकिया अदायगी है कॉन्ट्रैक्ट के रकम की, वो अदायगी करने से कासर है, देन क्या होगा? उसका दावा खारिज हो जाएगा। और अगर ऐसी प्रपोजिशन आ जाए कि बै के ऊपर बै की गई है, यानी एक मुश्तरी के होते हुए मुश्तरी सानी ने साजबाज करके बाया से प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो मुश्तरी सानी
के हवाले से मदई को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि मुश्तरी सानी को मदई के साथ बाया की जो डील है उसके कॉन्ट्रैक्ट का इल्म था, लेकिन मुश्तरी सानी ने बाया के साथ साजबाज करके जो है वो अराजी खरीद ली है या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली है। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि मुकम्मल तौर पर अदालत की स्वाबदीद पे है, और अगर स्पेसिफिकली उस तरह से परफॉर्मेंस मुमकिन ना रहे तो मुआवजा जो है उस सूरत में बाया जो है वक़्त के साथ जिस तरह से उसको नुकसान हो रहा है उसी तरह बाया को भी नुकसान हो रहा है, और बाया कीमत बढ़ जाने से करेंसी कम होने की सूरत में जो उसका टाइम स्पेन गुजर जाने की वजह से नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी क्लेम कर सकेगा। चूंकि इस बंदे ने बर वक़्त मुझे पैसे नहीं दिए, अदालत में आ गया और अदालत में भी पैसे नहीं दे रहा, तो अब मेरा इतना नुकसान हो गया है, अब उसको भी रिकवर किया जाए, तो अदालत जो है वो सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उसको रिकवर कर सकती है, क्योंकि वो उसका हकदार है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो सूट्स हैं उसमें मालियत बगर्ज़ कोर्ट फीस और इख्तियार समात अदालत जितनी रकम में मुआहदा बै हुआ है बमुताबिक सेक्शन 10 कोर्ट फीस एक्ट उसी मालियत के ऊपर कोर्ट फीस लगेगी और उसी मालियत के मुताबिक इख्तियार समात अदालत जो है वो मुतअय्यन किया जाएगा। और अगर तामील मुख्तस के साथ सूट फॉर पोजेशन दावा दखल याबी बजरिया तामील मुख्तस किया जा रहा है तो मालियत मुकदमा बगर्ज़ कोर्ट फीस और इख्तियार समात जितनी बै है, जितनी रकम का सौदा हुआ है उस रकम के ऊपर कोर्ट फीस लगेगी। कोर्ट फीस का वैसे आपको पता है 25,000 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है, 25,000 से लेके 2 लाख रुपए तक 7.5% और 7.5% से ऊपर लामहदूद 15,000 रुपया, और वो तो लगाना पड़ेगा जनाब। और जितनी मालियत कोर्ट फीस की इख्तियार समात सेम होगी। सेक्शन 8 आप सूट वैल्यूएशन एक्ट पढ़ लें, पता चल जाएगा, दोनों सेम है। और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मुतबादल दादरसी तलब की गई है, वापसी रकम कि यार या तो मुझे ये प्लॉट दे दे तो या फिर रकम वापस कर दे, मुतबादल दादरसी है सूट के अंदर वापसी रकम की, तो फिर कोर्ट फीस किस पे लगेगी? कोर्ट फीस लगेगी वापसी रकम पे कि 5 लाख दिया था या 2 लाख दिया था, जो पहले रकम दी थी जिसकी वापसी उस सूट में प्रे की जा रही है उसके मुताबिक ही कोर्ट फीस लगेगी। और दूसरी बात एक अहम है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अक्सर केसेस में इब्तदाई स्टेज के ऊपर ही सुलह हो जाती है, दोनों पार्टीज दरमियान में सुलह कर जाती हैं। तो दावा अगर इब्तदाई मराहल में ही
मामलात ख़त्म हो जाते हैं, आपस में विड्रॉ हो जाते हैं, वापस ले लेता है बंदा, वापस हो गया है, तो कोर्ट फीस देन क्या होगी, वापस भी हो सकती है। क्योंकि अभी अभी आगाज ही हुआ है, तो बंदे ने कहा चलो मैं विड्रॉ कर जाता हूँ, अब अंदर खाते कोई ना कोई उनकी सेटिंग हो चुकी होती है, तो फिर वो कोर्ट फीस भी वापस करवा सकता है, अपनी ले सकता है जनाब। और अगर जय साहब कहें कि नहीं जी ये जो स्टेज है ना इसके ऊपर कोर्ट फीस देखे, आपका जो जिस मकसद के लिए आप अदालत में आए थे वो मकसद आपका हल हो गया, तो कानून कहता है कि चलो भाई इसकी कोर्ट फीस वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि दावा इब्तदाई मराहल में ही था तो ये वापस किया गया है, तो इस करीने इंसाफ है कि कोर्ट फीस वापस कर दी जाए। इस हवाले से जो सपोर्ट हमें करता है केस लॉ वो है 2008 MLD पेज 546। ये कहता है कि जी कोर्ट फीस इब्तदाई मराहल की वजह से दावा इब्तदाई मराहल में वापस किया गया है, देन कोर्ट फीस वापस कर दी जाए। उसके बाद जनाब हम बात करते हैं लिमिटेशन के हवाले से कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो दावाजात हैं उनकी मियाद 3 साल है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 लिमिटेशन एक्ट 1908। जो तारीख मुआहदे में मुकर्रर की गई है उससे 3 साल के अंदर, और अगर मुआहदे में परफॉर्मेंस की तारीख मुकर्रर नहीं की गई तो 3 साल जब मदई को मुद्दा अलैह के डिफेंडेंट के इनकार का पता चला, यानी लिखा नहीं गया था, अच्छा जब चाहे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि जब चाहेंगे भाई रजिस्ट्री करवा लेंगे बाकी पैसे दे के, तो जिस तारीख को पता चल गया ना कि डिफेंडेंट मुकर गया जनाब, उसने देखा कि जनाब 5 लाख की प्रॉपर्टी बेची थी, अब तो जनाब कोई 15 लाख की हो गई है, चल मुकर जा भाई, अब मुकर गया, तो भाई जिस तारीख को डिफेंडेंट के इनकार कंफर्म हुआ है प्लेंटिफ को कि भाई बंदा मुकर गया है, तो उस तारीख से विद इन 3 की मुद्दत है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 लिमिटेशन एक्ट 1908। यानी मियाद जो है 3 साल इनकार से शुरू होगी, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से जब इनकार किया ना, कतई इनकार कर दिया उसने डिफेंडेंट ने, देन वो शुरू हो जाती है। और एक बात बड़ी टेक्निकल सी है इसमें लिमिटेशन के हवाले से कि अगर जो बाया है उसने मुआहदा तस्लीम करते हुए, मुआहदे को वो तस्लीम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को वो तस्लीम कर रहा है कि भाई आपके और मेरे दरमियान मुआहदा हुआ था, और जुज़वी तौर पर अमल दरामद भी उसने किया है, कब्जा दे दिया है, देन देन लिमिटेशन वाला चक्कर ही खत्म हो गया। क्योंकि हुआ क्या है कि मुआहदे को तस्लीम करते हुए पार्शली परफॉर्म कर दिया है उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट, बाया ने कब्जा दे दिया है, तो देन लिमिटेशन जो है वो काउंट डाउन नहीं होगी, ज़ायदुल मियाद नहीं होगा, देन वो बंदा 3 साल के बाद भी सूट में विद इन लिमिटेशन ही कंसिडर किया जाएगा। बाकी सेक्शन 3 एंड आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 5 जो है, जो सफिशेंट ग्राउंड्स फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले प्रोवाइड कर रही हैं, वो तो जिंदाबाद है जी, वो हर जगह पे होगी। ले जी ये चंद एक बातें थी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दावाजात में हम लोग मद्देनज़र रखते हैं।
मैंने कहा दोस्तों से शेयर करना चाहिए ये बातें। और मज़ीद इस हवाले से सेक्शन 12 अप टू सेक्शन 30 चैप्टर 2 जो है स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो रिलीफ एक्ट है 1877 वाला, उसमें ये तफसीलन दी गई हैं ये तमाम चीज़ें, और तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे और किस तरह से नहीं किए जाएंगे। तो उसका ये सम अप था, छोटा सा समरी थी, मैंने कहा दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।